मधुरम। नमस्कार, सिटी रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी कपूर। हमीरपुर जिला भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने अपनी आगामी रणनीति तैयार करते हुए जहां एक ओर जिला भाजपा से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात कही, वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोला और जिला की 5 विधानसभा सीटों को भाजपा की झोली में डालने की बात कही। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान नवनिर्वाचित हमीरपुर जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें 66 सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं 24 आमंत्रित सदस्यों को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। अनिल ठाकुर ने कहा कि संगठन से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी जाएगी और 2 महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें राकेश ठाकुर व अजय शर्मा शामिल हैं। अनिल ठाकुर ने बताया कि प्राथमिकता रहेगी कि हमीरपुर में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया जाए और पार्टी की विचारधारा के साथ नए सदस्यों को जोड़ा जाए। 3 साल में कांग्रेस सरकार प्रदेश में काम कर रही है। हमीरपुर जिला में एक भी पत्थर सरकार ने यहाँ नहीं रखा और जो विकास 3 साल में हुआ वो आदरणीय धूमल जी के समय का जो स्कीमें थी वो दी गई और उसका बजट का प्रावधान धूमल जी ने किया था। वो काम 3 साल चले। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत कफोटा टटियाना मार्ग पर वीरवार सुबह करीब 8:15 बजे निजी बस शर्मा कोच करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमीरपुर में दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जहां गत दिनों अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी को जलाने का मामला सामने आया था, तो अब हमीरपुर टैक्सी स्टैंड के नाम पर आए बेनामी पत्र ने टैक्सी ऑपरेटर्स की नींद उड़ा दी है, जिसमें टैक्सी ऑपरेटर्स की टैक्सियां जलाने की बात पत्र में कही गई है। हमीरपुर टैक्सी स्टैंड में आए पत्र में साफ तौर पर एक महिला ने लिखा है कि वे टैक्सियों को जला देगी। पत्र में महिला ने चेतावनी दी है कि अगर अनहोनी से बचना है तो उनकी बहन के कातिल को दौड़ा दौड़ा कर मारना होगा। पत्र के जरिए कथित महिला ने आरोप लगाया कि करीब 14 साल पहले बिहार में उनकी बड़ी बहन के साथ 2 युवकों ने दुराचार कर उसका कत्ल कर दिया था और तब वे केवल 10 साल की थी। पत्र में लिखा है कि एक आरोपी बिहार से हमीरपुर भाग आया है और हमीरपुर में अखबार बांटने का काम करता है। उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश में वे भी हमीरपुर आई है। महिला ने दावा किया है कि उन्होंने 2.5 साल पहले से 500 लीटर मिट्टी का तेल एकत्रित किया है और आरोपी को दर्दनाक मौत देगी। इस महिला ने ये भी कबूला है कि 20 अक्टूबर को हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में नई जेसीबी को जलाया है और कुछ महीने पहले केनरा बैंक के एटीएम व एक वाहन को भी आग लगाई थी। बहरहाल गुमनाम महिला द्वारा भेजे गए पत्र के बाद टैक्सी ऑपरेटरों की नींद उड़ गई है और अपनी टैक्सियों की चिंता उन्हें सता रही है। बोलती है कि 500 लीटर तेल जो है वो मैंने डैप करके रखा हुआ है गाड़ियों को जलाने के लिए और जो भी आग जलनी हुई उसकी जिम्मेदारी उसने ली है। तो इसलिए हम डरे हुए हैं, ये हो ना सके हम रात को गाड़ियाँ खड़ी करके घर चले जाते हैं तो हो ना सके कि रात को हमारे साथ ऐसी बात हो जाए। तो हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि हमें सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाए। हमारे यहाँ टैक्सी यूनियन में एक अज्ञात लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हम हमीरपुर में आपके जितनी भी टैक्सियाँ हैं इनको मैं आग लगा दूंगी और मेरी बहन का बलात्कार हुआ है। मैं बिहार से आई हूँ और पहले भी यहाँ लोगों की गाड़ियों को आग लगा चुकी हूँ और मैं अपनी बहन के न्याय के लिए जो है वो मेरे से जो भी होगा मैं भारी मात्रा में टैक्सी ऑपरेटरों को नुकसान पहुँचाऊँगी। टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा पुलिस थाना हमीरपुर में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। टैक्सी यूनियन के जो प्रधान है उन्होंने एक लेटर जो है वो पुलिस के पास दिया है, जिसमें जो है कुछ किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनको एक लेटर लिखा है कि उनकी गाड़ियां वगैरह जला देंगे। इस पे पुलिस ने जो है लेटर लेके इस पे छानबीन शुरू कर दी है। सर अभी कोई वैसे फौरी तौर पे FRI वगैरह कोई दर्ज की गई इसमें? नहीं, अभी हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को उसमें नॉमिनेट किया नाम जिसका दिया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।
जिला मंडी स्थित विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजय प्रतिभागियों को प्रिंसिपल डॉक्टर पारसनाथ शर्मा और मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष गौरव मरवा ने पुरस्कार वितरित किए। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2015 में टेक ऑफ साइट बिलिंग से 117 पायलट्स ने 75 किलोमीटर के दूसरे टास्क के लिए उड़ान भरी। यही नहीं, बतकों और प्रतिभागियों को हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2015 को लेकर प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जिसमें सुबह 11:30 बजे विंडो ओपन की गई, जिसमें महज 45 मिनट में 117 पायलटों ने टास्क के लिए उड़ान भरी, जिसमें 11 महिला प्रतिभागी भी शामिल रहीं। इस दौरान शहरी विकास मंत्री एवं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी दिनों में मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त करने के चलते प्रतिभागियों के बाकी बचे दिनों में लगभग 5 टास्क सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। लगभग 78 किलोमीटर का टास्क दिया गया था दूसरा, जिसमें कि यहाँ से चामुंडा से जोगिंद्रनगर और फिर वापस पायलट्स यहाँ लैंड करेंगे। सुबह 45 मिनट के अंतराल में 117 पायलट्स ने आज टेक ऑफ किया, जिसमें से कि 13 वुमेन पायलट्स थी। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इतने पायलट्स इकट्ठे टेक ऑफ करने में सफल हो रहे हैं, इससे हमारी जो ये बिलिंग की टेक ऑफ साइट है, जो नई साइट भी बनी है, उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है इस वर्ल्ड कप में पायलट्स को मिला है। सभी लोग खुश हैं और इस आयोजन से समझ भी रहे हैं कि किस तरह का हमारा यहाँ का रहन सहन है और हमारा कल्चर क्या है। यही नहीं, बीड़ स्थित खेल गांव में पर्यटकों और विभिन्न देशों से आए मेहमानों और प्रतिभागियों को हिमाचली संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने ज्वाली विधानसभा में 4 विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। साथ ही अपने संबोधन में भाजपा को आड़े हाथ लिया। मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने ज्वाली विधानसभा में खब्बल, हरिया, भलाड़ और पलोड़ा में 4 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और उनके ये सपने ही बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सत्तासीन होगी। गलतफहमी पालना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। गलतफहमी पालने में कोई पैसा भी नहीं लगता है, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। और अक्सर ये भाजपा जो है गलतफहमियाँ जो है अपने बारे में पालती रही है। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल मजबूत है, स्थिर है। इस वक्त प्रदेश के मुखिया हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, और जो इन्होंने जो कार्रवाई चलाई है केंद्र ने, वो एक बदले के भाव के ऊपर चलाई है। अभी वो केस सब जुडिस है, पहले ही हाई कोर्ट में उसका जो है लगा हुआ है केस वहाँ पे। तो ये जो आगे वो रेड की है, आगे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो जब ऑलरेडी ही वो केस उसमें चला हुआ है, जुडिशियल इसमें है, कस्टडी में वो केस चला हुआ है सारा, तो उस मतलब ही नहीं बनता कि कोई गिरफ्तारी है। वो तो फैसला कोर्ट ने, अदालत ने करना है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से कालका शिमला हाईवे के दोनों तरफ किए गए अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के विषय में जवाब मांगा है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस मामले में दिए गए हल्फनामे पर असंतोष जाहिर किया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वो कालका शिमला हाईवे के दोनों तरफ अवैध कब्जों को किस प्रकार से हटा रही है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को दिए। इस मामले में अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है। अदालत में दिए गए शपथ पत्र में लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पर खंडपीठ ने असंतोष जताते हुए कहा कि इस मामले में सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई को स्पष्ट नहीं किया है। अदालत ने अधिकारी को नया शब्द दाखिल कर इस मामले में जवाब तलब किया है। सरकार को ये भी स्पष्ट करना होगा कि अवैध कब्जों की मौजूदा स्थिति क्या है और कितने कब्जे सड़कों के किनारे हैं और खासकर जिला सोलन के बड़ोग में कितने कब्जे हुए हैं। इस मामले में शिमला नगर निगम को भी अवैध कब्जों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।
सरकारी व केंद्रीय कार्यालयों द्वारा 26 से 31 अक्टूबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के चलते यूको बैंक शिमला शाखा ने पोर्टमोर स्कूल में भ्रष्टाचार विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहीं सतलुज जल विद्युत निगम ने भी RKMV में पारदर्शिता पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। हर वर्ष अक्टूबर महीने को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सरकारी व केंद्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इस वर्ष यह सप्ताह 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके चलते वीरवार को यूको बैंक शिमला शाखा द्वारा पोर्टमोर स्कूल में भ्रष्टाचार विषय पर आधारित निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 20 छात्राओं ने भाग लिया। इस विषय में सिटी चैनल से बात करते हुए महाप्रबंधक VK श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित करवाई गई है। तो शिमला में इस समारोह को मनाने के लिए हमने विभिन्न एक्टिविटीज़ की। उसमें एक मुख्य एक्टिविटीज़ ये है कि हमने 3-4 स्कूलों में कॉलेजेस में निबंध प्रतियोगिता करवाई और उसमें जो मुख्य विषय था वो यही था कि भ्रष्टाचार जो है उसका उन्मूलन कैसे किया जाए। भ्रष्टाचार समाज में एक कलंक है, ऐसे विषय हमने चुने। और इसी स्कूल में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे पोर्टमोर में, यहाँ करीब 20 छात्राओं ने भाग लिया और उन्हें हम लोगों ने आज पुरस्कृत किया। वहीं इसी कड़ी में RKMV में भी सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा पारदर्शिता विषय को लेकर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा वालिया ने दी। इसमें इनको जो टॉपिक दिया है वो है ट्रांसपेरेंसी पर। इसमें अपने अपने विचार बच्चे प्रकट कर रहे हैं और इसमें एक तो ये फ़ायदा है हमारे बच्चों में स्टेज फियर और पार्टिसिपेशन की जो भावना है वो बढ़ती है। साथ ही इसमें 5000, 4000 और 3000 का कैश प्राइज़ है और जो इसमें सिलेक्ट होंगे 2 बच्चे वो कल HHH में जो इनका ग्रैंड फिनाले है उसमें भाग लेने जाएंगे और उस ग्रैंड फिनाले का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 11,000 रुपये का है और मैं आशा कर रही हूँ कि हमारे बच्चे उसमें ज़रूर विजयी होंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ शिवानी कपूर की रिपोर्ट। सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए चौपाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शिमला के रिज मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया, जिसकी जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव चौहान ने दी। इनकी बच्ची होनी 5 उद्देश्य यही रहता है कि खूनदान सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और युवा वर्ग से भी गुजारिश करूँगा कि खूनदान करना चाहिए। खूनदान महादान होता है, इससे हम गरीबों की सेवा करते हैं। ज़रूरतमंद को अगर खून मिल जाए तो इससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि खूनदान करें। डॉक्टरों की टीम कहाँ से आई है? ये IGMC के माध्यम से हमने ये आयोजन किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीरवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष के राजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सह प्रभारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। इसके लिए राज्य विधानसभा में पहले कानून पारित करना होगा, उसी के बाद इसका गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संविधान रचिता डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज रूढ़िवादियां खत्म हो रही है, समाज में आपसी भाईचारा बढ़ रहा है और वे दिन दूर नहीं होगा जब लोग एक दूसरे की जात पात को नहीं पूछेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उनका जीवन बहुत प्रभावशाली रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये एक युग पुरुष है। ऐसे पुरुष हर साल पैदा नहीं होते, हर वर्ष पैदा नहीं होते, कभी कभी पैदा होते हैं, जो कि पैदा होकर एक युग को बदल देते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हैं भारत के संविधान को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू सुधार कानून कड़ाई से लागू किया गया है और भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी आवास के बगैर न रहे, इसके लिए आवास निर्माण को जमीन दी जा रही है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। बद्दी पुलिस की SIU विंग ने बद्दी में एक उद्यमी से पैसे लेने के बाद माल न देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 अन्य सदस्य शामिल हैं जिन्हें अभी पकड़ना बाकी है। इन सदस्यों में 2 युवा नाइजीरियन हैं। बद्दी पुलिस की SIU विंग ने बद्दी के एक उद्यमी से पैसे लेने के बाद माल न देने पर एक आरोपी को दबोचा है। बद्दी के एक उद्यमी रविंद्र कुमार ने मई माह में पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि एक व्यक्ति ने उनसे दवा कंपनी में प्रयोग होने वाले सामान देने के बदले 21 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद सामान नहीं दिया। उद्यमी रविंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें दिल्ली में एक व्यक्ति मिला जिन्होंने अपना नाम रौनक बताया और रविंद्र को बताया कि उसके किसी परिचित के पास विशेष किस्म का कच्चा माल है। अगर वे प्रयोगशाला में पास हो जाता है तो ये कच्चा माल लाखों में बिकेगा। रौनक ने बड़ी होशियारी से रविंद्र को एक अन्य युवक सतपाल के पास भेजा। उसने रविंद्र को कुछ बीज दिए जिसे आकाश ने मुंबई स्थित प्रयोगशाला में चेक करवाया। यहाँ पर आकाश ने रविंद्र से बीज जांच करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए और जब ये बीज प्रयोगशाला में पास बताए गए तो रविंद्र से 19 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। पैसे लेने के बाद आकाश सतपाल ने अपने फोन बंद कर दिए और रविंद्र से पूरी तरह से संपर्क काट दिया। जून माह में रविंद्र ने बद्दी पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। SP जी शिवा कुमार ने इस मामले को SIU विंग के प्रभारी राजू को सौंपा। राजू ने रविंद्र को आईफोन के आधार पर आरोपियों के रिश्तेदारों तक पहुंचने का प्रयास किया और उसके बाद गिरोह के मुख्य आरोपी आकाश बसंत गोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आकाश बसंत मुंबई के मीरा रोड वर्षा टावर B विंग साईं बाबा नगर के लैंड नहर 601 में रहता था। अभी इस मामले में सतपाल व 2 नाइजीरियन आरोपियों को पकड़ना बाकी है। SP जी शिवा ने बताया कि आरोपी की पहले रविंद्र से शिनाख्त करवाई जाएगी, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। 420 का केस है, इसमें कंप्लेनेंट मिस्टर रविंद्र कुमार। मिस्टर रविंद्र कुमार को एक कांटेक्ट हुआ मिस्टर रौनक सिंह करके, जो रौनक सिंह ने बोला हम आपको एक मटेरियल लेके आएंगे सीड एक्सट्रैक्ट करके लंदन से, सो आप फर्स्ट पैसा जमा करना 100% एडवांस। तो उन्होंने 21 लाख को जो उनको जमा किया है रौनक सिंह के पास दिया है। रौनक सिंह बेसिकली मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, लेकिन वो मई में हुआ ये मामला, अभी तक जो जून तक उसको मटेरियल नहीं मिला। सो बाद में जो पता चला ये बंदा चीटिंग आदमी है। सो हमारे पास FIR दिया, हम काफ़ी कोशिश किया है, हमारा SIU टीम तरफ से सब इंस्पेक्टर राजू, हेड कांस्टेबल अमित, सब लोग जो के वहाँ मुंबई दिल्ली में जाके काफ़ी कोशिश किया है। पिछले 3-4 महीने काफ़ी कोशिश किया। अभी उनको परसों उसको बागा से अरेस्ट करके ट्रांसिट रिमांड लेके यहाँ अभी पहुँच गया है। हमारा शक है इसमें कुछ नाइजीरियन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। सीवरेज सेस पर मुख्यमंत्री की ओर से पुनः विचार करने के बयान के दूसरे दिन नगर निगम शिमला में मेयर, डिप्टी मेयर की ओर से शहर के लोगों को लामबंद करने के बयान पर हाउस में जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम की मासिक बैठक में सीवरेज सेस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ।
महापौर उप महापौर की ओर से सेस मुद्दे को लेकर आंदोलन के ऐलान पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद भड़क गए। पार्षद सुरेंद्र चौहान ने सदन में कहा कि जब नगर निगम के पार्षद भी मेयर डिप्टी मेयर के साथ सरकार से मिल चुके हैं और सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे चुकी है, तो बावजूद इसके मेयर डिप्टी मेयर जबरदस्ती मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और अपने ही स्तर पर आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, जबकि ये मुद्दा पूरे हाउस से संबंधित है। इस दौरान पार्षद ने जब मेयर डिप्टी मेयर से इस बयान पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो मेयर संजय चौहान ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पार्षदों ने इसे मेयर की तानाशाही करार दिया और भाजपा कांग्रेस के सभी पार्षदों ने वॉकआउट किया। भाजपा और माकपा के पार्षद तो सदन में लौट गए, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने दोबारा सदन में हाजिरी नहीं भरी। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सीवरेज सेस पर मुख्यमंत्री की ओर से पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन शिमला नगर निगम के महापौर और उप महापौर लोगों को लामबंद कर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापौर और उप महापौर के इस बयान से लगता है कि वे सीवरेज सेस को घटाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि मैं यूडी सेक्रेटरी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से बात करके हम इसको री एग्जामिन करेंगे। तो उसके बाद एक दिन आप मिल रहे हैं 26 तारीख को, 27 तारीख को आप अखबारों के माध्यम से अगर आप बयान पढ़े मेयर और डिप्टी मेयर का, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हम आंदोलन करेंगे। एक वैधानिक पद पे आप बैठे हैं, उसी इंस्टीट्यूशन के आप हेड है, तो अब अगर आप ऐसी बात करोगे, आप इसका मतलब आप चाहते नहीं कि सीवरेज सेस कम हो। वहीं महापौर संजय चौहान ने बताया कि बैठक में पार्षदों के सीवरेज सेस के मुद्दे पर वॉकआउट करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वॉकआउट करने के बजाय चर्चा करनी चाहिए थी। चर्चा करते करते उन्होंने इस विषय पर जो है वॉकआउट किया। ये अत्यंत निंदनीय बात है जो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो है, जिसके साथ बीजेपी के पार्षद भी जो है बाहर निकले, कि कोई भी मुद्दा है और खास तौर पे जो जन मुद्दा है और विशेष तौर पे ये जो 50% सीवरेज सेस का मुद्दा है, आपके माध्यम से भी प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि इस पर तुरंत जो है निर्णय लिया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। पक्षाघात से ग्रसित होने पर स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से रोगी को परामर्शी उपचार सेवाएं प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने विश्व पक्षाघात दिवस के मौके पर आईजीएमसी शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान HP टेलीस्टोक स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने विश्व पक्षाघात दिवस के मौके पर शिमला के इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान HP टेलीस्ट्रोक स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च की। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पक्षाघात का सबसे बेहतर इलाज पक्षाघात होने के 4.5 घंटे के भीतर संभव है। इस स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में पक्षाघात के इलाज के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न सबसे नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान की जानकारी व अन्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध होगी। यानी पक्षाघात होने पर रोगी के इलाज की त्वरित प्रक्रिया बिना समय गंवाए आरंभ हो पाएगी। एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश के 17 स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सक आईजीएमसी और आरपीएमसी टांडा के विशेषज्ञों से परामर्श भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पक्षाघात के इलाज के लिए आधुनिक सूचना तकनीक का इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। पक्षाघात विश्व में लोगों की जान लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। पक्षाघात से ग्रसित होने पर 50% मरीज 6 माह से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते, जबकि 25% मरीज इससे बुरी तरह प्रभावित रहते हैं। उन्होंने कहा कि पक्षाघात के इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2014 में टेलीस्कोप योजना आरंभ की गई। उन्होंने कहा कि पक्षाघात से ग्रसित रोगियों को इलाज के लिए दवाई टीपी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। आज जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रोक 2 किस्म के होते हैं। एक तो है कि जो नाली है सिर की वो फट जाती है, ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसका टाइम पर ऑपरेशन हो जाए और उसकी रिपेयर कर दी जाए तो ठीक हो जाता है मरीज, उसमें बेहोश हो जाता है मरीज। और दूसरा है जो कॉमन है, जो लगभग 80% है, वो है जब हमारे ब्रेन वेसल में जो क्लॉट आ जाता है, उस वजह से जैसे बताया गया
आदमी का एक बाजू एक टांग मुंह टेढ़ा हो जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर गुमान सिंह नेगी को टेलीस्ट्रोक एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। उन्होंने पक्षाघात के इलाज के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ मोहन वर्मा की रिपोर्ट। आपसी मेलजोल व प्रेम भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष महाविद्यालय में फीट का आयोजन किया जाता है। वीरवार को भी एसोसिएशन द्वारा फीट का आयोजन किया गया। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में वीरवार को कॉलेज की एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा फेट का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की नई और पुरानी छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, वहीं फूड स्टॉल भी लगाए गए। कॉलेज की प्रिंसिपल मीरा वालिया ने बताया कि त्योहारों उत्सवों के मौके पर फेट का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं और कॉलेज के स्टाफ ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य आपसी मेलजोल को बढ़ाना है। मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि आरकेएमवी में एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा आज फेट का आयोजन किया जा रहा है। ये आजकल त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, बच्चों में बड़ी अच्छी भावना भी है, उत्सव का माहौल है, बहुत सारी गेम्स लगाई गई हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं और हमारा स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला नगर निगम ने कांग्रेस कार्यालय को नियमित करने के मामले में लाए गए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। बुधवार को निगम ने जनरल हाउस में भवन के लिए लीज पर भूमि जारी करने के लिए सदन में लाए गए प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि अगर कांग्रेस कार्यालय को भूमि लीज पर दी जा सकती है तो आसपास बने अन्य अवैध ढारों को क्यों नहीं। शिमला नगर निगम ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को नियमित करने के लिए बुधवार को मासिक बैठक में लाए गए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। नगर निगम की बैठक में सभी कांग्रेस पार्षद जो सीवरेज सेस को लगाने पर पहले ही सदन से बहिर्गमन कर चुके थे, ने इस मामले पर सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि राजीव भवन के आसपास बने अवैध निर्माण को भी नियमित करने के लिए सरकार निगम को आवेदन करे। सरकार की ओर से राजीव भवन को नियमित करने के लिए मामले में निगम को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें इस भवन में पहले से ही अधिकृत की गई भूमि को लीज पर जारी करने का प्रस्ताव था। कृष्णानगर की भाजपा पार्षद रजनी ने मांग की कि अगर कांग्रेस कार्यालय को नियमित करने के लिए भूमि लीज पर दी जा सकती है तो उनके वार्ड में इस भवन के साथ लगते अवैध निर्माण को भी सरकार लीज पर भूमि जारी करे, जिससे इस क्षेत्र में बिजली, पानी और सीवरेज की लाइनों को भी नियमित किया जा सके। कांग्रेस भवन की जो साथ में भूमि लगती है उसको प्रस्ताव में आया था कि भी इसको लीज पे दिया जाए, लेकिन मैं इसका विरोध करती हूँ क्योंकि कृष्णानगर में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जिन्होंने अपने गुजारे के लिए छोटे छोटे ढारे बनाए हुए हैं, बहुत 100 साल पुराने ढारे हैं वो। अगर कांग्रेस भवन को लीज पे ये ज़मीन दी जाती है तो मेरी वार्ड में जितने गरीब लोग रहते हैं ढारों में वो सब लीज पे दिए जाए। उनमें ना बिजली है ना पानी है, अगर उनको लीज पे ये ढारे दिए जाएंगे तो उसमें पानी और बिजली की भी वो हो जाएगी, फैसिलिटी हो जाएगी और सर नगर निगम को भी कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। नगर निगम में कांग्रेस की गैर हाजिरी में कांग्रेस कार्यालय को लीज पर देकर इसको नियमित करने का प्रस्ताव गिर गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को नियमित करने के लिए अब 6 माह तक ये मामला लटक गया है। गौरतलब है कि निगम का ये फैसला उस समय आया है जब पूरे प्रदेश में उच्च न्यायालय की देखरेख में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है कि नगर व जिला प्रशासन राजनीतिक तौर पर मजबूत इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। जिला सिरमौर में पिछले दिनों पशु तस्करी के मामले में मारे गए एक पशु तस्कर की हत्या के आरोप में सिरमौर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेश है खास रिपोर्ट। उपमंडल पच्छाद के सराहा क्षेत्र में पिछले दिनों पशु तस्कर की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने पंजाब के जीरकपुर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को वीरवार को नाहन लाया गया। इस मामले में पुलिस एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लिहाजा अब इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। एसपी सिरमौर सौम्या संबासीवन ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इस मामले में 11 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इस मामले में जोगिंद्र नाम के आरोपी ने अपने दोस्त के यहां इन आरोपियों को रखा था। पिछले 15 दिनों से बाकायदा इनके लिए खर्चा भी दिया जा रहा था। 8 आरोपी जीरकपुर के पास ड्रीम होम एरिया धकौली पंजाब में एक ही कमरे में रह रहे थे, जिन्हें जीरकपुर पुलिस की सहायता से हिरासत में लिया गया है।
उन्होंने बताया कि संवेदनशील मामले में 18 अक्टूबर को पुलिस ने पहली गिरफ्तारी एक टैक्सी चालक सुभाष शर्मा के रूप में की थी, जिसे 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई थी। उन्होंने माना कि आरोपियों से देर रात तक कड़ी पूछताछ की गई। आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। प्रथम गोरखा रेजिमेंट के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र स्पाठू द्वारा पुनः मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ने राइफल के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर 3 दिनों तक चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। ऐतिहासिक सलारिया स्टेडियम सुबाथू में प्रथम गोरखा रेजिमेंट के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम गोरखा राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोर ने शहीद स्मारक स्थल पर प्रथम गोरखा राइफल्स के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों व सैनिकों को संबोधित करते हुए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़के ने प्रथम गोरखा रेजिमेंट के 200 वर्ष पूरा होने की बधाई देते हुए कहा कि उनकी रेजिमेंट के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि 14वीं गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू में अप्रैल माह से नई गोरखा बटालियन अस्तित्व में आ जाएगी। दिसंबर माह से इस बटालियन के लिए भारतीय गोरखा युवकों की भर्ती आरंभ कर दी जाएगी। आज ये हमारे लिए फर्स्ट गोरखा राइफल्स के लिए बहुत सौभाग्य वाला दिन है, जहां हमारे 200 साल इस वीरता के इतिहास के और भारत देश की सेवा में जो हमारे रेजिमेंट ने किए हैं उसको हम पूरा किए हैं। ये 200 साल में जो इतिहास हमारे रेजिमेंट ने रचा है वो बहुत ही गौरवशाली है और एक मिसाल बन चुका है वीरता की, दृढ़ता की और अपनी कर्तव्यनिष्ठता की ये मिसाल है। रेजिमेंट के पूर्व अधिकारियों जनरल अमर सिंह थापा, भक्त बहादुर और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद करना उनका पहला दायित्व बनता है। गौरतलब है कि भारतीय सेना की फर्स्ट गोरखा राइफल ने 24 अप्रैल 2015 को अपनी स्थापना के 200 साल पूरे कर लिए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी दिन सन 1815 को गोरखा राइफल का सुबाथू में गठन किया गया था। तब एकमात्र गोरखा जनरल अमर सिंह थापा नेपाल से अपने सैनिकों के साथ देश के कई राज्यों पर जीत दर्ज करता हुआ आगे बढ़ा था। उस समय अंग्रेज भी उनका विजय अभियान रोक नहीं पाए थे। सुबाथू के आसपास और मलौन में जब अंग्रेज उसे परास्त नहीं कर पाए तो गोरा संधि के तहत ये रेजिमेंट अस्तित्व में आई। तब से लेकर आज तक गोरखा राइफल के जाबाज सैनिकों ने अनेक युद्ध लड़े और सैकड़ों की संख्या में पदक हासिल किए। सिटी चैनल के लिए सोलन से राकेश कुमार के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट्स में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।